कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का हाई स्कूल परीक्षा हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। और साथ ही पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा याद करना है। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली निर्देश आते हैं, इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न है और सही प्रश्न करना आने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपका विषय यहाँ पर जो हिंदी का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो आपका आता रीतिकाल, ब आता भक्ति काल, सा आता आदिकाल और दा आता आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर भक्ति काल हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। तो गोपियों को ठीक है ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, कड़वी ककड़ी सी लगती हैं। तीसरा आता रसात्मकम वाक्यम काव्यम, परिभाषा किस आचार्य की है। तो जो आपका प्रश्न तीसरा दिया गया रसात्मकम वाक्यम काव्यम, जो परिभाषा है वो आचार्य विश्वनाथ की है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो यहाँ पर नेताजी का चश्मा जो पाठ की विधा है वो है आपकी कहानी। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा आता भोलेनाथ का असल में नाम था। तो आपका था तारकेश्वरनाथ, बा आता अमरनाथ और सा आता केदारनाथ और दा आता बद्रीनाथ। तो भोलेनाथ का जो असल में नाम था वो आपका तारकेश्वरनाथ था। फिर आपका 6वां आता किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द आपके क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो सूरदास जी मुक्ता डोंडो रस के कवि हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी मुक्ता आपके 62 रस के कवि हैं। फिर दूसरा आता निराला ने बादलों को डोंट डोट के समान सुंदर बताया है। तो यहाँ पर केसों के समान सुंदर बताया है। ठीक है, फिर आपका तीसरा आता चौपाई के प्रत्येक चरण में डोडो मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई के प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। चौथा आता प्रतिमा बनाने वाले का नाम डोंट डोंट था। तो यहाँ पर प्रतिमा बनाने वाले का नाम आपका ठीक है मोतीलाल था। फिर आपका 5वां आता जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब डोंट डोंट वाच्य होता है। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो आपका यहाँ पर होता है कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो आता ठीक है आम की फसल में कभी कभी खूब डोंडोर आती है। तो आम की फसल में कभी कभी आंधी आती है, खूब आंधी आती है। ठीक है, खूब आपका आंधी राइट आंसर रहेगा। अब प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि 6 नंबर की रहने वाली हैं। स्तंभ आवा में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। पहली आती है उत्साह कविता, तो इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मैच कर देना है। और दूसरी आती कामायनी को आपको महाकाव्य से मैच कर देना है। तीसरी आती कैप्टन चश्मे वाला, तो इसको आपको प्रतिमा पर चश्मा से मैच कर देना है। और चौथी आती त्रिभुवन में समास है, तो इसको आपको द्विगु समास से है। ठीक है, 5वां आता माता का अंचल, तो इसको आपको शिव पूजन सहाय से मैच कर देना है। 6वीं आती छंद के प्रकार आपकी 2 होते हैं। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। प्रश्न 4 आता एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। कभी निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो कभी निराला ने बादलों की तुलना काले घुंघराले बालों से की है। ठीक है, काले घुंघराले बालों से की है। ठीक है, बालों से की है। फिर आपका था किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो इसका आंसर है आपका अव्यय समास। ठीक है, अव्यय भाव समास। फिर आपका आता विवाह के भेदों के नाम लिखिए। तो विवाह के भेद होते हैं आपके आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है आपका कठिन कार्य। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता माता का अंचल, कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया। तो यहाँ पर पिसी हुई हल्दी लगाई। ठीक है, पिसी हुई हल्दी, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका 6वां आता हिरोशिमा नामक कविता किसका संग्रह से ली गई है। तो यहाँ पर हिरोशिमा नामक कविता आपकी अरु ओ ठीक है अरि ओ करुणा प्रवाहमय। ठीक है, अरि ओ करुणा प्रवाहमय से ली गई है। अब चलिए आपके साथ सत्य देख लेते हैं जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो पहला आपका सत्य रहेगा। दूसरा आता अनियुक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बड़ा चढ़ा का वर्णन होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा।
और तीसरा आता है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो तीसरा सत्य रहेगा। चौथा आता है लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, तो ये आपका सत्य रहेगा। पाँचवा आता है परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो पाँचवा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और छठवां आता है राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके 7 सत्य हो जाते हैं। आप प्रश्न 6 आता है नई कविता की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। और साथ ही हम अथवा वाला प्रश्न भी देख लेते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर प्रगतिवाद की, ठीक है, 2 विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसमें अथवा में प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनके उत्तर देख लेते हैं। ये आपकी नई कविता की 2 विशेषताएं दी गई हैं, और साथ ही आपकी यहाँ पर प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं दी गई हैं। फिर आपका आता तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की आपको काव्य विशेषताएं लिखना है, 2 रचना, भावपक्ष कलापक्ष लिखना है। तो पहले तो आप तुलसीदास पर देख लीजिए, इनकी 2 रचना रहेंगी रामचरितमानस और विनय पत्रिका, साथ ही इनका भावपक्ष कलापक्ष देख लीजिए। और जयशंकर प्रसाद की आपकी 2 रचना हो जाएंगी कामायनी और आंसू, इनका भावपक्ष कलापक्ष देख लीजिए। मैं आपका आता उद्धव की बड़ाई तुलना किस किस से की गई है, अथवा तो गोपियों के अनुसार राजा धर्म में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, उद्धव के विवाह की तुलना कमल के पत्ते से और तेल की गागर से की गई है। ठीक है, दोनों हेडिंग को याद कर लेना है। और राजा का धर्म में क्या होना चाहिए, इसका उत्तर भी देख लीजिए। लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषताएं बताई, अथवा तो औसा कविता में बताया किन किन अर्थों को संकेत करता है। तो 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, साथ ही 9वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका 10वां था महाकाव्य खंड का में अंतर लिखिए, अथवा था प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। तो ये आपका महाकाव्य खंड काव्य में अंतर दिया गया है। इसमें नायक के संपूर्ण जीवन का विस्तार से चित्रण होता है, इससे पात्रों की संख्या अधिक होती है और कम से कम 8 सर्ग होते हैं। ठीक है, खंड काव्य को आपको पूरा याद कर लेना है। फिर प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर देख लीजिए। फिर आपका आता मानवीय का अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा तो 2 छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप मानवीकरण अलंकार की परिभाषा देख लीजिए और साथ ही 2 छंद की परिभाषा भी देख लीजिए। फिर आपका आता कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है, अथवा तो नाटक एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो आप कहानी उपन्यास में अंतर देख लीजिए, कहानी का आकार छोटा होता है जबकि उपन्यास का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसका दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए, नाटक एकांकी में अंतर देख लीजिए। फिर आपका आता राम रक्ष बिनुप्रिय अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। आपको 2 रचनाएं, भाषा शैली। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी राम रक्ष बिनुप्रिय की रचनाएं दी गई, साथ ही इनकी भाषा शैली देख लीजिए। और मन्नू भंडारी की 2 रचना देख लीजिए, इनकी भाषा शैली देख लीजिए। फिर भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए थी, और इसका अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो ये रहा आपका 14वें प्रश्न का आंसर, और साथ ही आपका 14वें के अथवा का उत्तर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर 15वां आता सेनानी न होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, और साथ ही इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो देख लीजिए, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। तो चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, इसका उत्तर देख लीजिए। और वास्तविक अर्थों में संत के व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, इसका उत्तर देख लीजिए। ठीक है, सॉरी, जो आपका यहाँ पर 2 मित्रों के बीच है जिसमें आपको संवाद लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर अपने मन से कर लीजिएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका अथवा वाला, ठीक है, 15वें का अथवा वास्तविक अर्थों में संत के व्यक्ति किससे कहा जा सकता है। तो चलिए हम इनके उत्तर देख लेते हैं। आपके दोनों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ आता है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो सभी को स्वीकार हो, जिससे बांटा ना जा सके। अथवा में आपको मुहावरों का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग करना है। एक और एक गहरा होना और गागर में सागर बनना। तो इनके देख लीजिए, जो सभी को स्वीकार हो उसे हम श्रवण, ठीक रहेगा एक शब्द, और जिसे बांटा ना जा सके उसके लिए अविभाज्य एक शब्द रहेगा। साथ ही मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग देख लीजिए। फिर आपका आता भूलनाथ अपने साथियों को देखकर सटकना क्यों भूल जाता, अथवा आता गंतों को मेहनत कर बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो 7वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, साथ ही 7वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका 18वां प्रश्न आता है जिसमें आपको काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। उद्धव तुम अति भड़वागी, इस तरह से दिया गया। साथ ही अथवा में दिया गया बदल गरजो। ठीक है, तो चलिए हम दोनों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। आपके यहाँ पर उद्धव तुम अति भड़वागी, संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लीजिए इसकी। और साथ ही अथवा में दिया गया था आपका बादल गरजो वाला, तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, पूरा आपको पेपर देने से पहले याद कर लेना है। फिर 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश दिया गया, तो इसकी भी संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है आपको। मूर्ति संगमरमर की थी, इस तरह से दिया गया। साथ ही इसका अथवा था बालगोविंद भगत की संगीत साधना। ठीक है, अथवा वाला भी पढ़ लीजिए आप पूरा। तो चलिए इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो ये आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पर दी गई, साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। और साथ ही इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 20वें प्रश्न का उत्तर, और ये आपका 20वें के अथवा का उत्तर रहने वाला है। फिर 21वां आता है निम्नलिखित आपरित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए।
उपयुक्त काव्यांश का आपको शीर्षक लिखना, आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, और उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। अथवा में आपके यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, तो उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है। उपयुक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो चलिए तीनों प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। पहले तो आप काव्यांश के तीनों प्रश्नों का उत्तर देख लीजिए, और अथवा में आप गद्यांश के तीनों प्रश्नों का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक केंद्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है जिलाधीश को आवेदन पत्र। ठीक है, पूरा आपको याद कर लेना है, और अथवा वाला प्रश्न आप खुद कर लीजिएगा। सॉरी, आपको अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। और जो आपका 23वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको निबंध लिखना है, तो निबंध आपको अपने मन से कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।